Hi guys, myself Rimsha, and we are back with another brand new video based on the chapter number 15, gravitation. So today we are going to discuss the second topic named as the gravitational field strength. Before jumping into that, I would like to make a slight request that please subscribe to my channel and hit the bell icon for never missing any updates. प्रीवियसली हमने ग्रेविटी और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखा था। हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये देखा था कि कैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है इक्वल मैग्नीट्यूड की, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है दोनों ऑब्जेक्ट्स की। और इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि हर यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन प्रोडक्ट के मैसेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन ऑब्जेक्ट्स के दरम्यान में जितना डिस्टेंस होगा उनके स्केयर के। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो आपके मैसिव ऑब्जेक्ट्स होती हैं ना, जैसे कि अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, ये मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैसिव ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि इनके मैसेज जो हैं वो हमारे मैसेज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के मैसेज हैं। तो इन मैसेज के अराउंड जो आपका एरिया होगा, जो आपको इस पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, ठीक है, ये जो एरिया है इसके पास जिसके आगे हमने एरोस लगाए हुए हैं, ये सारा ऐसा एरिया है जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। ये एक मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड ये जो एरिया होगा ना, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का दबाव बहुत ज़्यादा होगा, और इस एरिया को बेसिकली हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हर मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड एग्जिस्ट करेगी, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, प्लैनेट्स, मून, स्टार्स, ये सारे मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसका काम एक्चुअली में ये होता है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ना, वो एक्चुअली में आपको ये बताती है कि कितना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी का पुल है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। मतलब वो अर्थ किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वो किस स्ट्रेंथ से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाई जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड को हम फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं, जो कि आपको डायग्राम में नज़र भी आ रही हैं, ठीक है। ये सारे एरोस जो हैं वो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस को डिनोट करते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये एक्चुअल में आपको नज़र नहीं आ रही होती हैं, बट इनका काम ये होता है कि जो कि हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में मदद देती है, और कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड होगा, किस मैग्नीट्यूड से जो है वो अर्थ फोर्स लगा रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड को जो है वो हम जी से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करेगी। अब डायरेक्शन इसकी वही होगी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन भी अर्थ के सेंटर की तरफ होगी। अच्छा बच्चों, हमने तो ये देखा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जो एरिया होगा वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो क्या स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करेगी? तो आंसर है यस, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स मैस डिपेंडेंट फोर्स है। तो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स एग्जिस्ट तो करेगी, लेकिन वो फेल्ट नहीं की जाएगी, नोटिस नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके मैसेस बहुत माइन्यूट हैं एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। तो इसलिए हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड तो नोटिस हम कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम अर्थ के सरफेस पे फेंकते हैं तो एट द एंड अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो फेल्ट होती है क्योंकि वहाँ पे अर्थ का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अस, लेकिन हमारे मैसेस कम होने की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड नोटिस नहीं होती है, तो इस वजह से हम उसको फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन एग्जिस्ट करती है एज लॉन्ग एज एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मैस, क्योंकि ये मैस डिपेंडेंट फोर्स है। अच्छा बच्चों, अब अगला टॉपिक कवर करने से पहले हम पहले बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं सोर्स मास और टेस्ट मास के हवाले से। सोर्स मास आपका ऐसा मास होगा जो कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा। लाइक सोर्स मास जो है वो सिर्फ मैसिव ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, मैसिव ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और ये मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये फील्ड क्रिएट करेंगे। और टेस्ट मास कोई भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ और द हैवी ऑब्जेक्ट, तो उसका मास जो है टेस्ट मास का वो बहुत कम होगा, और वो टेस्ट मास एक्चुअल में जो सोर्स मास की फील्ड क्रिएट होगी वो उसको फील करेगा।
स्टोन यहाँ पर टेस्ट मास हमने लिया है और अर्थ को हमने यहाँ पर एज अ सोर्स मास लिया है। अब एक स्टोन को अगर हम एक सर्टेन हाइट से अर्थ के सरफेस के ऊपर हम फेंकते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे स्टोन अर्थ के करीब आता जाता है वैसे वैसे वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि अर्थ क्रिएट कर रहा है, जो कि सोर्स मैस क्रिएट कर रहा है, वो उस चीज़ को फील करता जा रहा है क्योंकि वो उसकी विसिनिटी में आता जा रहा है। तो ये सोर्स जो टेस्ट मैस जो कि स्टोन है ये फील कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड को जो कि सोर्स मैस ने क्रिएट की है। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो इक्वल होती है मैस टाइम्स एक्सेलरेशन के। न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करने की रीज़न ये है कि फोर्स की जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है मैस के साथ, तो इसलिए हमने ऐसा रिलेशनशिप हमें ढूंढना था जो कि इनका आपस में रिलेशनशिप बताए। तो डेट्स वाई हमने सेकंड लॉ को यूज़ किया विच इज़ एफ इज इक्वल टू एम में। और फिर यहाँ से हम एक्सेलरेशन को अगर साइड पे सेपरेट करें तो एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मैस के इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप में फिर g जो है वो इक्वल आ जाता है फोर्स डिवाइडेड बाय मैस के। अब यहाँ पे ये कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो इनका रिलेशनशिप ये है कि ये न्यूमेरिकली इक्वल हैं आपस में। अगर हम ये फार्मूला देखें g इज इक्वल टू एफ बाय एम, इस फॉर्मूले में अगर हम फोर्स की जगह m में सब्सटीट्यूट करते हैं तो m से कट जाएगा और हमारे पास a आ जाएगा। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये न्यूमेरिकली इक्वल हैं आपस में। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है हमारे पास तो वो है g इज इक्वल टू एफ बाय एम। यहाँ पे f फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स और m मैस है उस ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर वो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। इसके अकॉर्डिंग पहली प्रॉपर्टी ये है कि फील्ड लाइंस हमेशा जो है वो मैस के सेंटर की तरफ जाएंगी। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। सेकेंड है कि एक पॉइंट मैस के लिए फील्ड लाइंस हमेशा रेडियल रहेंगी। पॉइंट मैस का यहाँ पे मतलब ये है कि जिसका सारा का सारा मैस एक सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है विच इज़ सेंटर, तो उसकी फील्ड लाइंस भी उसके सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। थर्ड पॉइंट ये है कि ये डायरेक्शन बताती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की जो कि एक टेस्ट मैस के ऊपर जो है वो लग रही होती है, जो उसकी विसिनिटी में जब आता है तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को वो अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर लाइंस क्लोज होंगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्सपीरियंस की जाएगी और अगर लाइंस दूर दूर होंगी एक दूसरे से दूर होंगी तो वो वीक फील्ड जो है वो कंसिडर होगी। So that's it for today. Hope you liked the video and please do subscribe to my channel. Thanks for watching.